नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 20 अप्रैल 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस तरह से मिल रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्टडी आपकी अच्छी चल रही होगी, क्लासेस आपकी अच्छी चल रही होगी, कुछ क्वेरीज आपकी होगी। जैसे कुछ बच्चों का यूँ था कि नोट्स नहीं मिल रहे हैं। देखिए, आपका जो पूरा का पूरा ये जो RS वाला बैच हमने शुरू किया है, इसका जो करिकुलम है ये बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आराम से जिस टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग, आप एक बार कंफर्टेबल हो जाएं, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए, उसके बाद नोट्स भी दिए जाएंगे, बुक्स भी आपको रिकमेंड करेंगे। बट हम जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी ना, किसकी? एलिफेंट की, है ना। तो ये जो पूरा की पूरी हमारी जर्नी एलिफेंट की तरह, और हम इसे क्या करना है, कट इन पीसेस, है ना। तो ये बात आप याद रखें। रिलैक्स होके आराम से जस्ट आप अपने आप को कंफर्टेबल करें क्लासेस के साथ में, और धीरे धीरे चीज़ें उस वे में अपन करते जाएंगे, राइट। चलो फिर आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एक नेशनल न्यूज़ है। हरिवंश नारायण जो है हमारे राज्यसभा के उपसभापति थे, और लगातार 2 बार से थे, और अभी तीसरी बार भी इनको राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। देखिए, राज्यसभा हमारे यहाँ जो संसद है, ठीक है, इसके 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि आपको पता है। और जो उपाध्यक्ष होते हैं, जिनको उपसभापति भी बोला जाता है, ठीक है, ये कौन थे? अपने हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण जो कि लगातार कितनी बार, 3rd टाइम राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, और तीसरी बार भी निर्विरोध इनको चुना गया है, और इस पद पर पहुंचने वाले पहले नामित सदस्य बन गए हैं, ठीक है। प्रस्तावक जो थे JP नड्डा थे, हमें याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं। और किसी भी उम्मीदवार ने इनके सामने चुनौती नहीं दी, क्योंकि बात क्लियर है दोस्तों। बीजेपी को बहुमत प्राप्त है राज्यसभा में भी अब, तो अगर कोई चुनाव लड़ता भी है तो मैच औपचारिकता थी, चुनाव इनका जीतना तय था, तो किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह से चुनाव इनके सामने नहीं लड़ा। पिछला कार्यकाल कब तक था ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखेंगे। छोटे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्यसभा का उपसभापति जिनको लगातार तीसरी बार चुना गया, उनका नाम क्या है। नाम याद रखेंगे, हरिवंश नारायण, ठीक है। चलिए आगे, आपको पता है हमारा IPL चल रहा है अभी इंडिया में, और IPL में एक रिकॉर्ड नाम हुआ है जसप्रीत बुमराह के। इंडिया के क्या, दुनिया के सबसे शानदार बॉलर हैं, और इन्होंने 150 मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बन गए। यानी किसी भी फ्रेंचाइजी, चाहे मुंबई इंडियंस हो, बेंगलुरु हो, पंजाब हो, लखनऊ हो, जो भी टीमें हैं, किसी भी टीम से कोई भी बॉलर जिसने 150 मैच सबसे पहले खेले हैं, तो वो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। 183 विकेट इन्होंने लिए हैं। 727 की इनकी जो इकोनॉमी रेट है वो काफ़ी कम है। इकोनॉमी रेट से मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे एक ओवर होता है 6 बॉल का, ठीक है। अगर आपने 6 बॉल पे 6 रन दिए तो आपकी इकोनॉमी होगी 6 की, और 6 बॉल पे आपने 7 से 8 के बीच में दिए, तो इस प्रकार ये इकोनॉमी 7.27 की इनकी निकल कर आती है, ठीक है। एज इनकी 32 साल है। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक नाम इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्लेयर यानी बॉलर कौन बन गए, तो जसप्रीत बुमराह, सॉरी, ठीक है। आगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि किसी पुरस्कार से जुड़ी हुई है। सयानी गुप्ता, ये नाम आप याद रखेंगे। इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो है साउथ एशियन जो पुरस्कार है वो मिला है, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। कौन सा पुरस्कार मिला है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? सयानी गुप्ता को, ठीक है। नाम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। देने वाली संस्था है हार्वर्ड। साउथ एशियन जो एसोसिएशन है वो उन्होंने दिया है। किस लिए दिया है? साउथ एशिया की जो संस्कृति है, पहचान है, स्टोरी टेलिंग में जो उनका योगदान है, इन तीनों चीज़ों की वजह से उनको ये पुरस्कार दिया गया। नाम याद रखेंगे, सयानी गुप्ता। उनको प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का साउथ एशियन जो अवार्ड है वो मिला है। किस वजह से? उनका जो योगदान है संस्कृति में, पहचान में और स्टोरी टेलिंग में, यानी कहानी सुनाने की जो कला है उसमें जो उनका योगदान है, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। आगे बात होती है कार्बन टैक्स की। देखिए, एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों से जुड़ा हुआ है, और पर्यावरण भी आजकल के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए क्वेश्चन तो
पूछे जाते ही हैं। तो एक चीज होगी कार्बन टैक्स, दूसरा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या क्या है इसका देख लेते हैं। पहला हो गया सी का कार्बन, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, एडजस्टमेंट, ठीक है, और वो ये हो गया मैकेनिज्म। समझते हैं दोनों ही बातों को। सबसे पहले कार्बन टैक्स। देखिए दोस्तों क्या होता है, मान लो ये इंडिया की एक फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे ये धुआं निकल रहा है, राइट। इंडिया की इस फैक्ट्री में स्टील का निर्माण होता है। किसका? स्टील। स्टील बनाई जाती है, ठीक है। अब आपको पता है स्टील का जब निर्माण होगा तो बहुत सारा इसमें कोयला या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज होगा, उस यूज होने की वजह से उस प्रोसेस में बहुत सारा इस तरह का पोल्यूशन निकलेगा। ये क्या है? पोल्यूशन। क्या है? पोल्यूशन, जो कि सीधा एनवायरनमेंट में जाता है, राइट, ठीक है। अब जो पश्चिम के देश है वो ये बात बोलते हैं कि अब जैसे हमने एग्रीमेंट हुआ हमारा किसी देश के साथ में, मान लो यूरोपियन यूनियन के साथ में, ठीक है, 27 देशों का एक संगठन है जो कि यूरोपियन जो आसपास के कंट्रीज है उन्होंने मिलकर बनाया है। इनके साथ में इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है। इन्होंने ये बोला कि आप हमें अपना स्टील भेजिए, ठीक है। मान लो ये यूरोपियन यूनियन है, इधर हमारा इंडिया था, ठीक है। हमने यहाँ से स्टील का प्रोडक्शन किया, स्टील को भेजा कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। यहाँ जब स्टील पहुँचता तो ये बोलेंगे कि यार हम ना आप पे कार्बन टैक्स लगाएंगे, कार्बन कर। इंडिया वाले बोलेंगे भाई क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने जब स्टील बनाया था तो बहुत सारा कार्बन का उत्सर्जन आपने किया था। आपने जो ऊर्जा उपयोग करी थी वो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं थी, वो परंपरागत ऊर्जा थी, यानी कोयले का उपयोग करके आपने स्टील बनाया। इस प्रक्रिया में बहुत सारा जो कार्बन है उसका उत्सर्जन हुआ और पर्यावरण को इससे नुकसान हुआ, इसलिए हम आप पे कार्बन कर लगाएंगे। तो ये तो हो गया कार्बन कर। और यूरोपियन यूनियन जिस व्यवस्था से ये कार्बन कर लगाती है उसको बोला जाता है CBAM, कार्बन बॉर्डर, यानी व्यापार हो रहा है सीमा पार से, यानी सामान जो है सीमा पार से आए। एडजस्टमेंट यानी कार्बन का जो उत्सर्जन किया है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई। और मैकेनिज्म का मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो है ये व्यवस्था है यूरोपियन यूनियन की है, जिसको CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोला जाता है, जिसके तहत जिस सामान के उत्पादन की प्रक्रिया में जो उत्सर्जन होता है, पर्यावरण को जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए ये लोग कार्बन टैक्स लगाते हैं। और यूरोपियन यूनियन की जो व्यवस्था है उसको CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोला जाता है। और भारत का इस पर बहुत असर पड़ता है। असर कैसे पड़ता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो स्टील भेजा, मान लो 100 रुपये kg भेजा, ठीक है, इन्होंने लगा दिया 5% का कार्बन टैक्स। कितने रुपए हो गए? 105 रुपये kg। इधर मान लो आपके बराबर में बांग्लादेश है, ठीक है, इसने भी स्टील प्रोड्यूस किया, इसने स्टील भेजा 102 रुपये kg। इसका स्टील मार्केट में 102 रुपये kg जा रहा, जबकि इंडिया वाला 105, क्योंकि 5% जो है टैक्स लग गया। इस वजह से लोग किसको खरीदेंगे? एग्जाम्पल बांग्लादेश वाले को खरीदेंगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है मैच, लेकिन आप समझिए बात को कि इंडिया का जो उत्पाद है वो महंगा हो जाएगा क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा जो कार्बन टैक्स लग गया है। अब आगे पढ़ लेते हैं। कार्बन टैक्स प्रदूषण कम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। कार्बन टैक्स CO2 का जो उत्सर्जन होता है उसकी वजह से पर्यावरण का शुल्क लगाया जाता है। और यूरोपियन यूनियन जनवरी 2028 से 180 उत्पादों पे ये लगाएगी। हमारा जो समझौता हुआ है, समझौते के तहत ये शर्तें लागू की गई है कि 1 जनवरी 2028 से जब भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ये समझौता है व्यापार का, ये जब लागू होगा तो इंडिया के जो 180 प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि इन 180 उत्पादों का जब उत्पादन किया जाता है तो उसमें प्रदूषण होता है और पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है। तो इंडिया का जो लोहा है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, इसका जो निर्यात है वो महंगा हो जाएगा। कैसे? हमने 100+5 वाली जो बात समझी थी, यानी 100 रुपये मान लो फॉर एग्जाम्पल एक्स कीमत है और ये 105 रुपये हो गया, यानी महंगा हो गया। अब भारत क्या करेगा? सिंपल बात है, भारत को पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा, हरित ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन करना पड़ेगा और कार्बन को कम करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आई होगी। फिर भी अगर नहीं आ रही है, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बी रिलैक्स। जो बातें आपके दिमाग में जा रही है उनको अंदर जाने दें। हम बार बार दोबारा इन सारे मुद्दों के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे आप जैसे मैं अभी बात कर पा रहा हूँ इसी तरह आप भी एक दिन बात करेंगे। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, टेक माई वर्ड्स, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे जो है एक राजस्थान की न्यूज़ है। कायलाना एक झील है, आपको पता है कहाँ पे है? जोधपुर में है, ठीक है। ये कायलाना आपको सीधा भी पूछा जा सकता है कि कायलाना झील
राजस्थान में किस जगह अवस्थित है। पहली चीज तो ये हो गया। अब इसको वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं कैसे? इको टूरिज्म के रूप में। इको टूरिज्म, ये वर्ड आपको बार बार सुनने को मिलेगा। इको का मतलब होता है इकोलॉजी, यानी कि ये झील है, मान लो इस झील के चारों तरफ जो है जीव जंतु भी रहते हैं और सारी चीजें हैं। इन सब इकोसिस्टम के साथ में इसको वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, यानी किसी भी तरह से इसको डिस्टर्ब नहीं करके, या जो जीव जंतु रहते हैं, झील का जो इकोसिस्टम है, झील के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, उन सबको एडजस्ट करते हुए, उनको ठीक से रखते हुए और इसको विकसित किया जाएगा। कौन हेल्प करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसका 5वें चरण में इसका शामिल किया गया, यानी वो इसमें हेल्प करेगा। क्या क्या बनेगा यहाँ पे? फ्लोटिंग एक डेक बनेगा, यानी कुछ इस तरह की एक संरचना बनेगी जो कि इसके बीच में तैरती हुई रहेगी और इसकी जो सौंदर्य है उसको 4 चांद लगाएगी। जिप लाइन बनेगी। जिप लाइन आपको पता है ऊपर से सीधा, इसके ऊपर से जिप लाइन, जिसमें कि आपका देखने का जो एक्सपीरियंस, जो नज़ारा है वो अलग तरह का हो जाता है। और बिना प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखते हुए, यानी इसके इकोलॉजी से, इसकी प्रकृति से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी और बिना छेड़छाड़ किए इसको सौंदर्यकरण इसका जो है किया जाएगा। बात समझ आई? चलो आगे बात कर लेते हैं। 2024 जो आरएएस की भर्ती थी उसका परिणाम आ गया और परिणाम में दिनेश बिश्नोई जो है जोधपुर के, उन्होंने टॉप किया है। ठीक है, ये बात आप सबने सोशल मीडिया और सारी जगह सुनी होगी। देखिए 1096 पदों पे ये भर्ती थी। अंतिम परिणाम इसका जारी हो गया है और टॉप 10 में इस बार जयपुर, अजमेर, सीकर जैसे बड़े शहरों से कोई भी अभ्यर्थी नहीं था, यानी बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो हमारा वेस्टर्न राजस्थान है वहां से अधिकतर टॉपर थे। कुल पद थे 196, 428 जो है राज्य सेवा, जिसको बोला जाता है स्टेट सर्विसेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है, जिसमें आरएएस होता है, आरपीएस होता है, राजस्व सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये सारी जो सर्विसेज होती है इनको स्टेट सर्विस बोला जाता है। और 668 अधीनस्थ सेवाएं बोला जाता है, जैसे राजस्थान तहसीलदार सेवा वगैरह। ये इंपॉर्टेंट सेवाएं जो है ये 428 है। टॉप 10 में छोटे शहरों के लोग आए, जैसे टॉप 1 दिनेश जी जो है बाड़मेर के हैं, जैसलमेर, ब्यावर, बीकानेर, इनका भी शानदार प्रदर्शन इसमें रहा है। और टॉप 20 में 4 महिलाएं हैं, ओनली 20%। अब आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ, 20% महिलाएं हैं आरएस में टॉप। ठीक है, जबकि अभी 10th बोर्ड, 12th बोर्ड के जो रिजल्ट है उसमें आप ये मान के चलें टॉप 20 में 70% महिलाएं। ठीक है, ऐसा उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जो बच्चे हैं, यानी मेल है, मेल चाइल्ड है, वो तो 12th के बाद जहाँ मर्जी वहाँ स्टडी करने जा सकते हैं, किसी भी बड़े शहर में, जयपुर में चले गए, ठीक है, जोधपुर चले गए, दिल्ली चले गए, वहाँ 1-2 अटैम्प्ट आईएएस के दिए, उसके बाद आरएस में आ गए और आरएस में सेलेक्ट हो गए। लेकिन गर्ल्स के लिए अगर मान लो, मैं बड़ा आपको बताता हूँ, 10 गर्ल्स, 2 सिचुएशन देता हूँ, 10 गर्ल्स, ठीक है, इधर 10 बॉयज़। ये 10 बॉयज़ अपने पेरेंट्स को अप्रोच करें कि मुझे दिल्ली या जयपुर जाना है, तो आउट ऑफ 10 9 लोगों को परमिशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ 10 गर्ल में से अगर ये अपने घर वालों को अप्रोच करे तो सिर्फ 1 या 2 गर्ल्स को परमिशन मिलेगी बाहर निकलने की। बाकी बची हुई जो गर्ल्स है, इर्रेस्पेक्टिव उनके कितने भी परसेंटेज आए हो, वो पढ़ने में कितनी रुचि रखते हो, आरएस का सपना उनके मन में कितना ही बड़ा हो, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। क्योंकि मौका नहीं देते, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है। सोसाइटी एक रीज़न है, पेरेंट्स का जो पुराना माइंड सेट है वो एक रीजन्स है, और कुछ जो बड़े शहरों का जो माहौल जिस तरह से दूषित हुआ है वो भी एक सच्चाई है। ये सारे फैक्टर्स जो है इसमें काम करते हैं। आगे अपन बात करते हैं, जो टॉपर्स है उसके मार्क्स, जो परसेंटेज मार्क्स है वो है ओनली 39.6%, जो कि काफ़ी कम है। हमने बात करी थी जो मेंस की कट ऑफ थी, कट ऑफ का मतलब होता है सबसे निचला व्यक्ति, 800 में से वो थी 208 नंबर, यानी कि लगभग 26.5%। तो आप उससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉपर के, क्योंकि इंटरव्यू में जो मार्क्स है, मान लीजिए आप यूँ, यहाँ 26.5% है, यहाँ सबसे मिनिमम मार्क्स मान लो 40 है इंटरव्यू में, तो लगभग ये 40% हो गया। तो इस वजह से ये परसेंटेज जो है फाइनल रिजल्ट में सुधर जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़े एवरेज से ऊपर मार्क्स मिलते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 5 साल का जो आरएस का रिजल्ट है उसमें सबसे न्यूनतम मार्क्स है। ठीक है, 900 में से 351.50 नंबर इनको मिले हैं। इसमें इंटरव्यू के जो 49 नंबर है वो भी शामिल है, और मेंस में इनको 302 जो कि हाईएस्ट मिले हैं। ठीक है, आगे इनको 39%, वीरेंद्र चारण जी को 39.101, इनको 06, नवनीत शर्मा जो कि भीलवाड़ा के हैं उनको 38.6, रविंद्र सिंह जो ब्यावर के हैं उनको 37.83, और विकास सियाग जो बीकानेर के हैं उनको 37.44% मार्क्स जो है मिले हैं।
और अंतिम स्थान पर सुरेखा मीणा, जो कि इनको कोई किसी प्रकार का आरक्षण होगा, 12% जो मार्क्स मिले हैं टोटल 108.50, ये भी सेलेक्ट इसमें हो गई है। तो इसमें एक चीज़ है कि एक तो परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसका असर साफ तौर पे यहाँ दिख रहा है, और बाकी जो फैक्टर्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आने वाले टाइम में बात करेंगे। आगे इंटरव्यू का जो स्कोर है वो मैक्सिमम मार्क्स जो मिले वो 67 मिले। अब देखिए ये 67 मार्क्स से ये टॉपर को नहीं मिले, टॉपर को मिले मात्र 39 मार्क्स, लेकिन इनके 302 मार्क्स जो मेंस में थे वो सबसे ज़्यादा थे, और इन मार्क्स की वजह से इनकी फिर भी रैंक 1 रही, जबकि इस व्यक्ति से रैंक 9 जो भूपेंद्र सिंह है उनसे लगभग 18 नंबर कम थे, लेकिन मेंस में इनके लगभग भूपेंद्र सिंह से 30+ मार्क्स थे, इस वजह से वे फिर भी रैंक 1 आए। 4 महिलाएं हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली क्या रीज़न है, ठीक है। और शालू जो है एक लड़की है जिसने पहले प्रयास में 8वीं रैंक हासिल की है। पहले 2018 के इंटरव्यू में 80+ मार्क्स मिलते थे, लेकिन इस बार 67 हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, यानी कि लोअर साइड है मार्क्स, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइट दिए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने बात करी थी कि जो मेन एग्जाम है किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम का वो मेंस है, क्योंकि मेंस ही डिसाइड करता है। अब यहाँ जो दिनेश बिश्नोई उन्होंने मेंस में इतने मार्क्स ले आए कि इंटरव्यू में मार्क्स कम मिले, तो हो सकता है इंटरव्यू किसी दिन उनका दिन खराब हो, कुछ बोर्ड के मेंबर्स और उनकी ट्यूनिंग ना बैठे, उनकी वाइब्रेशंस मैच ना हो, देयर आर मेनी रीजंस, तो इस वजह से। लेकिन आप मेंस में इतनी अच्छी मेहनत कर लो कि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना कर पाए आपको, वही हुआ है, ठीक है। एक हमने आर्टिकल इंक्लूड किया है कि गोद लेने वाली जो माताएं हैं उनको समान अधिकार मिले। देखिए दोस्तों, 2017 में एक मातृत्व लाभ अधिनियम लेके आई थी केंद्र सरकार। कौन सा? मातृत्व लाभ अधिनियम। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भाई जो भी माताएं होंगी उनको 12 सप्ताह की पेड लीव मिलेगी। पेड लीव का मतलब है कि उनको सैलरी के साथ छुट्टी मिलेगी अगर उनका बच्चा छोटा है और उसकी केयर करने के लिए वो ये छुट्टी लेते हैं। आगे गोद के लिए जो प्रावधान था, यानी गोद अगर कोई माता लेती है तो वो 3 माह से छोटा बच्चा होना चाहिए तभी ये लीव मिलती थी। इस बात को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, चाहे बच्चा 3 माह का है चाहे 18 वर्ष का, केयर इंपॉर्टेंट है, चाहे माता ने गोद भी लिया हो, लेकिन उसको भी समान अधिकार मिलने चाहिए और उसको भी 12 दिन की पेड लीव आपको देनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है, एक प्रोग्रेसिव डिसीजन दिया है। प्रोग्रेसिव यानी कि एक प्रगतिशील, कैसे कि हमेशा उस तरह से एक व्याख्या जो है मातृत्व लाभ की या एक माता के जो अधिकार होने चाहिए उसकी एक व्याख्या को विस्तृत किया है, उसका दायरा जो है बढ़ाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात बोली है, परिवार खून से नहीं जिम्मेदारी और भावना से बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जनरल लाइफ में भी आप देखेंगे कि ब्लड रिलेशन आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग अपने माता पिता के साथ किस तरह की हरकत कर देते हैं, माता पिता भी अपने बच्चों के साथ किस तरह की हरकत कर देते हैं। तो सिर्फ जन्म से या खून का रिश्ता सब कुछ नहीं होता। अगर आपके जो रिलेशंस है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनमें फीलिंग्स नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर वो किसी काम के नहीं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि रिश्ते सिर्फ खून से ही नहीं बनते, फीलिंग से और जिम्मेदारी से बनते हैं। और प्रजनन स्वायत्ता, ये एक वर्ड है जिसको आप याद रखेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, यानी कि माता को यह अधिकार होना चाहिए कि वो बच्चा पैदा करे या ना करे, सबसे पहला। दूसरा, वो कितने बच्चे पैदा करे ये भी उसको अधिकार होना चाहिए, जिसको प्रजनन स्वायत्ता बोला जाता है। और इसी को अभिव्यक्त किया है इस डिसीजन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है माता की जवाबदेही है, माता को ये अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। समान अधिकार दिए हैं। उन्होंने बोला है कि गोद लेने वाली माता के भी उतने ही अधिकार है जितने एक बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल यानी जिसने खुद ने अपना बच्चा पैदा किया है, और गोद लेने वाली माता किसी और का पैदा किया हुआ बच्चा गोद लेती है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि परिवार खून से नहीं बनता, जिम्मेदारी और भावना से बनता है। और आगे उन्होंने ये भी बोला कि जो पैटर्निटी लीव है, यानी कि पिता को भी इस सारी जिम्मेदारी के साथ एक समानता का अधिकार देना चाहिए और उनको भी इस तरह की लीव का प्रावधान करना चाहिए। ये आगे सरकार सोचे, ये जो है डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। आगे उन्होंने न्यायालय का जो निर्देश है, सुधार करें इन सारे प्रावधानों में। सरकार की जो भूमिका है वो है कि इस निर्णय को जो है लागू करें, और क्योंकि लाखों जो कामकाजी महिलाएं हैं उन पे इस निर्णय का असर पड़ने वाला है। तो ये सारी बातें जो हमने आज करी, आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो थे हमारे। सबसे पहले हरिवंश नारायण जी तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करें, 150 मैच खेलने वाले पहले बॉलर बन गए हैं किसी भी फ्रेंचाइजी से। कार्बन बॉर्डर एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात करी, आरएस के परिणाम के बारे में बात करी, और गोद लेने वाली माताओं के अधिकार के बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फायदेमंद रही हो और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, किसी भी तरह का कोई दबाव ना लें, और रिलैक्स मोड में, अच्छे मूड में आप जस्ट अपनी क्लासेस कीजिए। हम मिलते रहेंगे, 2-4 दिन का ब्रेक है, वेलकम अगेन। ओके, चलो, थैंक यू, जय हिंद।